चलिए, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कल क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था उसको पहले रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर है। कल मैंने जो जो बातें बताई थी उसको आप देखते जाएं। जो भी बात आपने नोट करी है अपनी कॉपी को पहले पेज से निकाल लो, मेरी बात को सुनते जाओ। देखिए, इंश्योरेंस क्लेम का जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि इंश्योरेंस क्लेम बहुत टाइप की अलग अलग पॉलिसी जनरली हम लोग अपनी लाइफ में कराते हैं। लेकिन यहां पर जो हम लोग पॉलिसी डिस्कस करने वाले हैं वो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होगी। यहां पर हम दो टाइप की पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। एक तो होगी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, दूसरी होगी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सबसे पहले मैंने बात करी थी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी की। बिल्कुल सरल और सिंपल बात कि अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई भी स्टॉक जल जाता है या उसका नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान को आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के रूप में मांगना है। मांगने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? आपको एक वैल्यूएशन नोट बना करके लेके जाना है इंश्योरेंस कंपनी को। कब? जिस पर्टिकुलर डे को आपके बिजनेस में आग लग गई है उस पर्टिकुलर डे पर आप अपना एक नोट प्रिपेयर करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास लेकर के जाएंगे और उससे क्लेम की डिमांड करेंगे। मैंने यहां पर बताया था दो टाइप का स्टॉक होता है, काउंटेबल नेचर का, नॉन काउंटेबल नेचर का। काउंटेबल नेचर के स्टॉक के अंदर कोई भी नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। रीजन? क्योंकि वहां पर आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो कि कितना स्टॉक का नुकसान हुआ है। जबकि मैं बात करता हूं नॉन काउंटेबल नेचर के स्टॉक की, तो इस केस में आपको एक वैल्यूएशन नोट प्रिपेयर करना होता है जिसका नाम मैंने बोला था मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं? वो ट्रेडिंग अकाउंट जो साल के बीच में बनाया जाता है वो आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट जो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो साल के एंड में एक्चुअल बनाया जाता है, उसको एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इस बात के लिए बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? जब आपके बिजनेस में आग लगी है। एट द टाइम ऑफ फायर आपके बिजनेस के अंदर कितना स्टॉक अवेलेबल था, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। रीजन क्या है? रीजन यह है कि यहां पर नॉन काउंटेबल नेचर का स्टॉक जो है उसके लिए हम नोट प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब हम इजीली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते कि कितने माल का नुकसान हुआ है, इसलिए हम एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके निकालते हैं। तो जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो आप उसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, परचेस लेते हैं अप टू द डेट ऑफ फायर तक की। सपोज मैंने बोला 1 जुलाई को बिजनेस में आग लगी है साल के बीच में। फाइनेंशियल ईयर शुरू कब से होता है? 1 अप्रैल से। तो आपका जो बिजनेस एक्टिविटी रन हुई होगी वो अप्रैल, मई और जून में हुई होगी। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। इस 3 महीने के दौरान अप टू द डेट ऑफ फायर तक की जो भी परचेस हुई है वो परचेस शामिल करनी है। कोई भी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने इंकर्ड किए हैं उसको शामिल करना है। अप टू द डेट ऑफ फायर तक की सेल शामिल करनी है। जीपी रेट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक आगे स्टेप बताया है, उसके मुताबिक जीपी रेट निकालनी है। जीपी रेट आपको पता लग जाएगी, सेल से मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे और इस प्रकार से बैलेंसिंग फिगर से आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाएगा? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा कि आग लगने के समय पर आपके बिजनेस में इतना स्टॉक अवेलेबल था। इसके बाद मैंने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेशन करवाई डिटरमिनेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैसे निकालें? सवाल पैदा होता है सर साल के बीच में आग लगी है, कौन सी जीपी रेट कंसीडर करें? 3 प्रकार से सवाल में इंफॉर्मेशन देगा। या तो आपको बेटा स्पेसिफिक जीपी रेट दे देगा तो उसको कंसीडर करना है। नहीं देगा तो पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, तो आप क्या करेंगे? पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, वहां से एक्चुअल जीपी रेट कैलकुलेट करेंगे। दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है। तीसरा केस मैंने आपको बताया, अगर एक से ज्यादा जीपी रेट दे रखी है तो उन सभी जीपी रेट्स का क्या करना है? एवरेज करना है। दैट जीपी रेट विल बी कंसीडर्ड। यहां तक का क्लास हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था, सारी बातें नोट कर ली थी, समझ ली थी, लिख ली थी। अब इसके बाद इसके आगे नेक्स्ट क्या कार्यवाही होगी उसको हम लिखेंगे, बात को समझेंगे। अब मैं कैलकुलेशन बना रहा हूं लॉस ऑफ स्टॉक की। स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेशन बना रहा हूं लॉस ऑफ स्टॉक की। तो आगे अब लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ, देखिएगा। चलिए लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक। एक स्टेटमेंट बनाएंगे।
पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो बेटा, मैंने कल भी आपको बात बताई थी, आज फिर से मैं बोल रहा हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो भी कंटेंट बेटा मैं आपको नोट करा रहा हूं, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आपको कॉपी के अंदर नोट करना है। रीजन, जितनी बार भी रिवीजन करोगे ये बहुत जरूरी है कि कंटेंट सिस्टमेटिक नोट होना चाहिए। क्वेश्चन मॉड्यूल्स कहने का एक एक आपकी कॉपी में सॉल्व होना चाहिए। तो काम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करना, आड़े तिरछे मत करना, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालेंगे? तो आपने सबसे पहले लिखना है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से कितना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपने अभी कैलकुलेट किया, यानी ये स्टॉक आप क्या बोलेंगे कि आग लगने के समय पर आपके बिजनेस में अवेलेबल था। अब जब आग लगी तो आप घर पे खाली तो नहीं बैठोगे, आग को बुझाने का प्रयास करोगे, और उस प्रयास में कुछ ना कुछ स्टॉक जो होगा वो बेटा आप जलने से बचा लेंगे, जिसको मैंने क्या बोला, स्टॉक साल्वेज। ये वो स्टॉक है जो आपने जलने से बचा लिया। तो जो जलने से बचा लिया, अब जो आपका नुकसान है वो नुकसान आपका क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक कहलाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात मैंने यहां पर आपके सामने बोली है। सपोज 1 लाख रुपए का स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आया, जलने से आपने 40,000 का स्टॉक बचा लिया, तो माइनस कर दोगे तो नुकसान कितने का हो गया, 60,000 के स्टॉक का नुकसान हो गया। चलिए, यहां तक की बात नोट हो गई, सभी की बात समझ में आ गई। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेशन करेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम की। स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। चलिए, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, यहां पर दो कंडीशंस आपके सामने बनेंगी, पहले एक बार लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। कंडीशन नंबर 1, इफ पॉलिसी अमाउंट, if policy amount is equal to or more than the estimated value of closing stock, estimated value of closing stock, then entire amount of loss of stock will be amount of claim, will be amount of claim. Point number 2, if पॉलिसी अमाउंट, पहले एक बार लिख लो बेटा, बस सारी चीजें समझाऊंगा मैं। इफ पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन द estimated value of closing stock, then average clause will be applicable, then average clause will be applicable, और इस केस में if policy amount is less than the estimated value of closing stock, then average clause will be applicable, then amount of claim कैसे निकलेगा,
अमाउंट ऑफ क्लेम निकलेगा लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और इसको एक नाम से और बोला जाता है क्या? पॉलिसी वाज टू बी टेकन, पॉलिसी वाज टू बी टेकन। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे? पॉलिसी अमाउंट से। चलिए सबसे पहले आप इतनी बात मेरी नोट करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले यहां तक की बात नोट करके मुझे रिप्लाई करें। यहां तक की बात नोट करके अगर आपने नोट कर लिया है तो रिप्लाई डन का रिप्लाई कर देंगे। चलिए सभी ने नोट कर लिया, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए स्टेप नंबर 4 में बात करते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम की। देखिए हमारा जितना नुकसान हुआ है, क्या इंश्योरेंस कंपनी सारे पैसे को पे कर देगी? क्या कभी ऐसा नहीं होता, बहुत कम केसेस में होता है। यानी हमारा नुकसान अगर 2 लाख रुपए का हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख का पेमेंट नहीं करती, वो कुछ कम अमाउंट का करती है। डिपेंड करता है कि आपने पॉलिसी कितने की ले रखी है। सबसे पहला केस मैंने क्या बताया, अगर आपने पॉलिसी अमाउंट आपका बराबर है या ज्यादा है किससे? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से, तो जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम के रूप में दे देगी। देखो जो आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उसमें आपने एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाला, जो आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला, अगर आपने पॉलिसी उसके बराबर या उससे ज्यादा ले रखी है तो जितना भी नुकसान हुआ होगा सारा नुकसान का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम के रूप में दे देगी। लेकिन अगर आपने पॉलिसी उस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से, अगर आपने पॉलिसी उस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से कम की ले रखी है तो इसका मतलब जितना भी नुकसान लॉस ऑफ स्टॉक के रूप में हुआ है उस संपूर्ण नुकसान का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, प्रोपोर्शनेटली कम देगी। प्रोपोर्शनेटली कम कैसे देगी? तो इसका एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, फॉर्मूला लिख लो, इसको समझ लो, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा तब इस फॉर्मूला का बना कैसे वो भी समझाऊंगा। सिंपल सी बात क्या है, अगर आप एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के बराबर पॉलिसी लेते तो जितना भी नुकसान लॉस ऑफ स्टॉक के रूप में हुआ है पूरा क्लेम मिल जाता, लेकिन प्रोपोर्शनेटली पॉलिसी कम की ले रखी है तो क्लेम भी आपको कम मिलेगा। कम मिलेगा, कितना मिलेगा वो अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, सब बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो उस केस में जो है आपका एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अभी मैंने केवल नॉर्मल बात आपको ये समझाई है, जब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो यहां तक की बात नोट हो गई, सभी की बात समझ में आ गई है। अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवाना शुरू कर रहा हूं। तो देखिए लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर जो थ्योरेटिकल कंटेंट मुझे आपको समझाना था, क्लेम की कैलकुलेशन का प्रोसेस बताना था, वो प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं जहां से हम सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा वार्म अप क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, मतलब पहले धीरे धीरे शुरुआत आसान क्वेश्चन से करेंगे फिर मुश्किल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे। चलिए हाँ जी, अब अपन क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मैंने जो आपको अभी इंस्टीट्यूट से यहाँ से आपको ज्ञान सागर क्लासेस से जो बुक मिलेगी, मैंने पहले भी बताया था, उस बुक के अंदर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन शामिल हैं, पास्ट एग्जाम के स्कैनर के सारे क्वेश्चन शामिल हैं। इंस्टीट्यूट के अलावा जो अदर मटेरियल इंस्टीट्यूट की साइट पर किसी भी रूप में अवेलेबल है उसके क्वेश्चन भी मैंने उसमें इंक्लूड कर रखे हैं। अल्टीमेटली अगर उस बुक को कर लेते हो तो इंस्टीट्यूट का जितना कंटेंट है वो सारा कवर हो जाएगा। साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हुए हैं मैंने, जहां रिक्वायरमेंट है वहां रखे हैं, बाकी आपके पास मॉड्यूल में सफिशिएंट दे रखा है तो उतना ही काफी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, क्वेश्चन नंबर 1, स्टॉक पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूं। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर इसको करेंगे, देखिएगा। A fire occurred on 31st October 2019
इन द गोडाउन ऑफ मिस्टर मैसर्स हरमिंदर तेल उद्योग नागपुर। 31 अक्टूबर 2019 को बिजनेस में आग लगी है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर असर्टेन द क्लेम टू बी लॉन्च। सेल फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 अक्टूबर 2019 32 लाख की है। परचेज फ्रॉम 1 जनवरी से लेकर 31 अक्टूबर तक की 21 लाख रुपए की है। स्टॉक ऑन हैंड 31 दिसंबर 2018 5,90,000 का है। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 years हैड एवरेज एट 30% ऑन सेल्स। यहां पर जो जीपी रेट आपको काम में लेनी है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 3 केस मैंने बताए थे, 3 के अलावा चौथा केस नहीं होगा। तो 3 केस में पहला केस क्या था, जीपी रेट अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन में गिवन है दैट विल बी कंसीडर। द स्टॉक साल्वेज वाज वैल्यूड एट ₹75,000, यानी ये वो स्टॉक है जो आपने जलने से बचा लिया। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेशन आपको बनानी है। चलिए अब मेरी बात को बड़े ध्यान से एक सिस्टमैटिक तरीके से सुनते जाएंगे। देखिए आपका ये जो फाइनेंशियल ईयर है यहां पर बोला गया है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2018। इसका मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक रन कर रहा है। अगर मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं तो वो 1 जनवरी 2019 से शुरू होता है और 31 अक्टूबर 2019 पर बिजनेस में आग लगती है। ये करंट फाइनेंशियल ईयर की बात है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 1 जनवरी 18 से लेकर के 31 दिसंबर 2018 तक का कहलाएगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, देखिएगा। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि साहब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर 1 जनवरी 2018 से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2018 को खत्म हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो आप कहेंगे सर वो 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हुआ और बिजनेस में आग कब लगी है, 31 अक्टूबर 2019 को आग लगी है। तो यहां पर यहां तक का काम हमको देखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे देखो, यहां पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले सेल्स आपको 1 जनवरी से 31 अक्टूबर की मींस करंट फाइनेंशियल ईयर की अप टू द डेट ऑफ फायर तक की सेल गिवन है कितनी, 32 लाख। परचेज 1 जनवरी से लेकर 31 अक्टूबर 2019 21 लाख अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेज गिवन है। स्टॉक ऑन हैंड 31 दिसंबर 2018 पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5,90,000। जीपी रेट आपको दे रखी है 30%। स्टॉक साल्वेज दे रखा है और अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन आपको बनानी है, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। हमको क्या बनाना है इस केस में, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। हमको क्या बनाना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। चलिए मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे, कितना आसान है। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब बन रहा है, 31 अक्टूबर 2019 को बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है 5,90,000 का, वो करंट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कितना, 5,90,000। इसके बाद आप परचेस बताएंगे, टू परचेस, ये हो गई अप टू द डेट ऑफ फायर, आग लगने तक की डेट तक की करंट ईयर की परचेस कितनी है। परचेस आपको दे रखी है बेटा, यहां पर परचेस दे रखी है कितनी, 21 लाख रुपए। तो मैंने यहां पर लिख दिया 21 लाख। इसके अलावा सेल्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये भी आपको कब तक की लेनी है, अप टू द डेट ऑफ फायर।
सेल की इंफॉर्मेशन सवाल में कितनी अवेलेबल है? 32 लाख रुपए। ठीक है, सेल 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2019, 32 लाख रुपए की सेल दे रखी। इसके अलावा कोई भी प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंस आपको नहीं दे रखा। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है 30% ऑन सेल्स दे रखी है, तो सेल्स दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी इसके अंदर बहुत सारे झोल आएंगे आगे जाकर के, है ना, तो वो धीरे धीरे हर चीजें हार्ड होंगी। कॉस्ट पे दे देगा, कभी क्या बोल के देगा, लैंग्वेज अलग लगाएंगे। सेल्स पर आपको निकालना है 30%, तो सेल आपको दे रखी है 32 लाख, उस पर 30% निकाल लो। तो मैंने लिखा साहब टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल आपको दे रखी है बेटा 32 लाख रुपए की, उसका आप कितना निकाल लेंगे? 30%। बताओ कितना आ रहा है? 9,60,000। चलिए, बैलेंसिंग फिगर से अब आपके पास क्या बच जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। या आपके पास क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर से। हाँ जी, कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे कितना आ रहा है। 4,50,000 टोटल, 36,50,000। चलिए, बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट नोट आप बनाएंगे क्या? स्टेप नंबर 2 में लॉस ऑफ स्टॉक। आराम से नोट कर लें। नोट हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे आ जाएं। ऑनलाइन स्टूडेंट में किसी का भी नोट नहीं हुआ हो, कोई भी बात हो, आपको तुरंत मैसेज कर देना है। वेट के लिए मैसेज करना है तो वेट लिख दो, जैसा भी है। सफिशिएंट टाइम अकॉर्डिंग टू जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उसको देखते हुए मैं, नोट हो गया तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, है ना? सभी का नोट हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, पर्टिकुलर्स। हाँ जी, तो आपने अभी निकाला एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, कितना निकाला? 4 लाख। यानी आग लगने के समय पर आपके बिजनेस में 4,50,000 का स्टॉक अवेलेबल था। इसमें से कितना स्टॉक बेटा आपने जलने से बचा लिया? मींस स्टॉक साल्वेज की इंफॉर्मेशन कितनी दे रखी है? स्टॉक साल्वेज वाज वैल्यूड 75,000। इसका मतलब 75,000 का स्टॉक जो है वो आपने जलने से बचा लिया। तो लेस कर देंगे स्टॉक साल्वेज, तो आपके पास क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ स्टॉक। कितना आ गया? चलें, यहां तक नोट करेंगे सबसे पहले। चलिए, यहां तक की बात नोट हो गई। अब आगे की बात सुनना। सवाल में पूछा गया है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन के लिए हमको पॉलिसी अमाउंट सवाल में दे रखा होना चाहिए। क्योंकि सवाल में पॉलिसी अमाउंट नहीं दे रखा, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो बिजनेसमैन है उसने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉलिसी ले रखी है जो कि उसको रिक्वायर्ड है। जो पॉलिसी रिक्वायर्ड है उसने ले रखी है, तो इसका मतलब जितना भी नुकसान हुआ है पूरा ही हमको अमाउंट ऑफ क्लेम के रूप में मिल जाएगा। तो अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हो जाएगा? 3,75,000। इस बात को नोट के रूप में लिखेंगे, जो बात मैंने अभी बोली है। चलिए लिखेंगे, नोट डाल करके लिखेंगे नीचे, इफ पॉलिसी अमाउंट
is not given in the question. In the question, if policy amount is not given in the question, then we will assume then we will assume required amount of policy has been taken. उसने required amount of policy ले रखी है. So amount of claim will be equal to loss of stock. क्या बात बोली मैंने? अमाउंट ऑफ क्लेम किसके बराबर होगा? लॉस ऑफ स्टॉक के बराबर माना जाएगा. तो फाइनली अमाउंट ऑफ क्लेम आप नीचे लिखेंगे. अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हो जाएगा? तो ये आपके पास आ जाएगा 3,75,000 रुपए. ये आपका आंसर हो जाएगा. चलिए इस बात को आप नोट कर लेंगे. सभी स्टूडेंट मुझे यहां तक की बात नोट करने के बाद रिप्लाई करके बताएंगे क्या ये क्वेश्चन हमको क्लियर हो गया, बात हमको समझ में आ गई है क्या? फिर मैं आगे बढ़ूंगा. ऑफलाइन में सबको क्लियर है? सभी स्टूडेंट प्रॉपरली नोट करने के बाद रिप्लाई करेंगे, आराम से नोट कर लेंगे. चलिए सभी का नोट हो गया, क्लियर है बात? ओके. अब अपन आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या बोल रहा है. अ फायर अकर्ड इन द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स चूनावाला ऑन 15th October 2019. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रिपेयर अ क्लेम फॉर इंश्योरेंस के लिए आपको बनाना है. ठीक है. 15 अक्टूबर को बिजनेस में आग लगी है. स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी 2018 को 30,600 का दे रखा है. परचेस 1 जनवरी 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018 तक की दे रखी है. इससे क्या बात की इंटरप्रिटेशन निकलती है कि पहली बात तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर है और ये परचेस आपको कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की दे रखी है, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की दे रखी है. सेल आपको 1 जनवरी 18 से लेके 31 दिसंबर 18 मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की कंप्लीट सेल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2018 यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की आपको 27,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है. परचेस फ्रॉम 1 जनवरी 19 से लेकर के 14 अक्टूबर 2019, आग कब लगी है? 15 अक्टूबर को लगी है. मींस अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेस और सेल की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. आगे क्या कह रहा है? द स्टॉक वाज ऑलवेज वैल्यूड एट 90% ऑफ द कॉस्ट. कॉस्ट का 90% स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है. द स्टॉक सेव फ्रॉम फायर was worth rupees 18,000 and the amount of policy was 63,000. आगे बोलता है there was average clause in the policy. इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि एवरेज क्लॉज लगेगा. ठीक है, देखेंगे अभी. अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहली चीज तो जीपी रेट के रिगार्डिंग मैंने 3 बातें बताई थी. क्या हमको सवाल में कोई स्पेसिफिक जीपी रेट गिवन है? नहीं गिवन है. हमको पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से रिलेटेड संपूर्ण इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो हम सबसे पहले पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जहां से हम एक्चुअल जीपी रेट कैलकुलेट करेंगे और उसको हम करंट फाइनेंशियल ईयर में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो जब पिछले साल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो वहां से हमें सबसे पहले पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. एक बात क्लियर हो गई. सेकेंड,
इसके बाद देखो क्या बोलता है, द स्टॉक वाज ऑलवेज वैल्यू एट 90% ऑफ द कॉस्ट। देखिएगा मैं ये नोट के रूप में सारी बातें लिखवाऊंगा, पहले समझा रहा हूं। देखिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है जो कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बताता है, आपके सिलेबस में है। जब AS2 आएगा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। AS2 की जो समराइज बात है वो समराइज बात मैं यहां पर बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर वो एप्लीकेबल है। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस प्रकार से करते हैं वो सारी बातें लिखी हुई हैं। इन्वेंट्री आप कहां दिखाते हो, क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हो, एक आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम है उस पर किया जाता है। सपोज मैंने बोला 100 रुपए की कॉस्ट वाला स्टॉक आपने परचेस किया, और जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब हम ये चेक करते हैं कि उस स्टॉक को अगर आज की तारीख में मार्केट में बेचा जाए तो उसका कितना पैसा मिलेगा। सपोज मैंने बोला 90 रुपए मिलेंगे, मतलब कॉस्ट तो 100 रुपए में खरीदी गई है लेकिन जब मार्केट में बेचेंगे तो 90 रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस स्टॉक को कितने पर दिखाओगे, 90 रुपए पे दिखाओगे। बात क्लियर है। दूसरी बात, 100 रुपए की कॉस्ट वाला स्टॉक है, रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट में बेचने से 110 रुपए मिलेंगे, कितने पे दिखाओगे, 100 पे दिखाओगे, कॉस्ट पे दिखाओगे। दोबारा से रिपीट करता हूं क्या बात बोली, हमेशा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम होता है उस पर किया जाता है। तो अभी तक का जो इस बिजनेस का ट्रेंड था वो क्या था कि वो स्टॉक का वैल्यूएशन 90% पे कर रहा था, यानी कि वो मानता था कि मेरे स्टॉक की वैल्यू एट द ईयर एंड पर 90% के बराबर है। ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन जब हम इंश्योरेंस क्लेम की कैलकुलेशन बनाएंगे तब हम स्टॉक की वैल्यू को ऑन कॉस्ट पर कंसीडर करेंगे। इसका मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन जो 90% पे किया गया होगा वो कहां किया गया होगा, एक तो ओपनिंग स्टॉक में उसका इफेक्ट होगा, एक क्लोजिंग स्टॉक में उसका इफेक्ट होगा। तो अगर उसको 90% पे वैल्यू किया गया है मींस ये 90% के बराबर है। तो हमको किस पर लेकर के आना है, कॉस्ट पर लेकर के आना है, 100 रुपए पर लेकर के आना है, 100 के बराबर लेकर के आना है। कैसे लेके आना है वो भी मैं कराऊंगा, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। इसके बाद बोलता है साहब स्टॉक सेव कितना किया गया, 18,000 रुपए। तो जब हम कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक की बनाएंगे तब इसको कंसिडर करेंगे। इसके अलावा पॉलिसी अमाउंट आपको दे रखा है तो जब अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन बनाएंगे तब इसको कंसिडर करेंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूं 2। सबसे पहले हमको बनाना है क्या, पहले तो मुझे बताओ करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। हमेशा पहले ये लिख लो एक बार ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो अभी तो मैं बता रहा हूं है ना, अभी तो क्या है कि जनवरी से दिसंबर चल रहा है, मार्च से चलेगा, मार्च से अप्रैल से मार्च चलेगा। आगे जाकर के ना ये फाइनेंशियल ईयर करंट कौन सा प्रीवियस कौन सा कंफ्यूजन होगा। पहले से ही मैं वो हैबिट डेवलप करवा रहा हूं कि आगे जाके जब मुश्किल क्वेश्चन बनेंगे तो आपकी आदत वैसी बनी होनी चाहिए, समझ में तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना, तो हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, दिखते ही समझ में आ रही है, पर इसको डेवलप करो, आगे जाके पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूं। चलिए अब मुझे बताएंगे सबसे पहले तो करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1 जनवरी 19 से लेकर के 15 अक्टूबर तक का। तो मैंने बोला साहब 1 जनवरी 2019 से लेकर के 15 अक्टूबर 2019 तक का तो करंट फाइनेंशियल ईयर है। और अगर मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो वो 1 जनवरी 2018 से शुरू होकर के 31 दिसंबर 2018 को खत्म होगा। चलिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहला काम हमको जीपी रेट निकालनी है जो कि हमको करंट फाइनेंशियल ईयर के मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। उस जीपी रेट को निकालने के लिए सबसे पहले हमको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा जहां से हमको एक्चुअल जीपी रेट निकालने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पिछले साल का बना रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन कब, 31 दिसंबर 2018 का। ठीक है, देखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए
देखेंगे। हाँ जी, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखिएगा, पिछले साल का जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो पिछले साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 30,600 का है। स्टॉक का वैल्यूएशन हम 90% पे करते हैं, तो इसका मतलब ये 90% पर वैल्यू किया गया होगा। तो मुझे कितने पर लेकर के आना है? 100% पे लेकर के आना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक। कैसे लेके आओगे? आप बोलेंगे सर 30,600 की वैल्यू 90 के बराबर है तो 100 के बराबर कितनी होगी? 34,000। कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए अवेलेबल, ठीक है। आंसर मैंने लिख दिया, फिर भी खुद कैलकुलेट करके देखोगे। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, क्या परचेज और सेल की इंफॉर्मेशन पे 90% का इफेक्ट डालना है क्या? नहीं। स्टॉक का वैल्यूएशन ईयर एंड पे करते हैं, तो हमेशा उसका इंपैक्ट या तो ओपनिंग स्टॉक पे देखने को मिलेगा या क्लोजिंग स्टॉक पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हमने 2017 वाले फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक निकाला होगा तो उसको 90% पे वैल्यू किया होगा, तो इसका मतलब ये 30,600 90% पर वैल्यू है। 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर है जब वो एंड होगा तब स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, मींस इस स्टॉक 27,000 के स्टॉक के अंदर हमने 90% पर वैल्यू किया होगा, तो इसको हम 100% पे लेके आएंगे। परचेज और सेल का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। चले नेक्स्ट आते हैं अपन लोग किस पर? टू परचेज। हाँ जी, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की परचेज कितनी दे रखी है? 1,22,000। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की सेल कितनी दे रखी है? 1,80,000। हाँ जी, इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 27,000। यहां पर गड़बड़ है। तो इस 27,000 रुपए की वैल्यू किसके बराबर? 90 के। 100 के बराबर में लेके आऊंगा, बताओ कितनी? 30,000। क्या अब मैं बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूं? बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल करके बताएंगे कितना आ रहा है। 50 है, 54,000। टोटल कितना? 2,10,000। चलिए, सबसे पहले आप ये एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। बिल्कुल ठीक। अब क्या निकालें? रेट ऑफ जीपी। चलिए, अब हम निकालते हैं रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, या सेल्स, नॉर्मली सेल्स लिख देता हूं बस मैं, मल्टीप्लाई 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 54,000। सेल्स आपको दे रखी है कितनी? 1,80,000। मल्टीप्लाई 100, बताओ कितना आ रहा है? 30%। चलिए, सबसे पहले तो यहां तक की बात नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, यहां तक की बात सभी की नोट हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बना करके जीपी रेट पता लग गई है, तो अब हम क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कब? एज ऑन
15 अक्टूबर है ना, 2000 क्या है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हाँ जी, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा क्या वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 30,000 रुपए, इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेस कितनी है, 1,47,000 रुपए। तो आग लगने तक की डेट तक आपने परचेस कितनी करी है, 1,47,000। मतलब ये साल शुरू हुआ, हमारे बिजनेस में 30,000 का स्टॉक अवेलेबल था, 1,47,000 की स्टॉक को परचेस कर लिया। बेचा कितना, 1,50,000 का, 1,50,000 की सेल दे रखी है। कहां दे रखी है, देखो ये दे रखी है, सेल फ्रॉम अप टू द डेट ऑफ फायर 1,50,000। जीपी निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, जीपी रेट तो आपको पता ही है, कितनी निकाली थी, 30%। तो 1,50,000 का 30% कितना, 45,000। बैलेंसिंग फिगर से क्या जाएगा, आग लगने के समय पर कितना स्टॉक आपके बिजनेस में अवेलेबल था, उसके एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 72,000। ये आ गया 72,000। टोटल कर लेंगे कितना, 2,22,000। चलिए इस बात को नोट कर लेंगे आराम से। हाँ जी, अब हम कैलकुलेशन बनाएंगे किसकी, लॉस ऑफ स्टॉक की। देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ साल्वेज वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। पहले तो मुझे यहां तक का रिप्लाई एक बार बाकी सारे बच्चे मुझे देकर के बताओ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, कि यहां तक की बात अपनी नोट हो गई है क्या, यहां तक की बात नोट हो गई, सभी स्टूडेंट मुझे रिप्लाई देके बताओ। चलिए बहुत ही बढ़िया। ओके अब मैं निकाल रहा हूं क्या, लॉस ऑफ स्टॉक। हाँ जी, लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए आप स्टेटमेंट बना लो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हाँ जी, लिखेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 72,000। इसमें से आपने कुछ स्टॉक जलने से बचा लिया, तो उस स्टॉक को, स्टॉक साल्वेज को माइनस कर देंगे, कितना है
18,000। स्टॉक साल्वेज आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कहां दे रखा, देखो ये दे रखा, द स्टॉक सेव फ्रॉम फायर वॉज वर्थ ₹18,000। तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक कितना आ गया, 54,000। ये आ गया लॉस ऑफ स्टॉक। हाँ जी, देखिएगा लॉस ऑफ स्टॉक नुकसान कितने का हुआ है, 54,000, ये आपका आंसर आ चुका है। अब अमाउंट ऑफ क्लेम कितना मिलेगा, अपन को इसकी कैलकुलेशन बनानी है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली चीज, मैंने क्लेम अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए आपको दो बातें लिखवाई थी। उसमें एक बात मैंने क्या बताई थी कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कितना है, 72,000। अगर ये अमाउंट पॉलिसी जितने की आपने ले रखी है वो इसके बराबर है या इससे ज्यादा है, तो जितना भी नुकसान पूरा क्लेम मिल जाएगा। अब सवाल पैदा होता है पॉलिसी कितने की ले रखी है। पॉलिसी ले रखी है 63 की। पॉलिसी अमाउंट अगर आप 72,000 जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके बराबर लेते या उससे ज्यादा लेते तो आपको ये संपूर्ण नुकसान का क्लेम मिलता। ठीक है, लेकिन आपने पॉलिसी कम की ले रखी है तो क्लेम भी कम मिलेगा। इस पूरे नुकसान का पूरा क्लेम नहीं मिलेगा, इससे कम मिलेगा। कितना मिलेगा निकालते हैं। तो चलिए लिखेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम, लिखेंगे देयर इज पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन, पॉलिसी अमाउंट कितना है 63,000 जो कि कम है, लेस देन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, so average clause will be applicable, so average clause will be applicable। तो इसलिए जो है एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। चलिए अब आगे की बात सुनेंगे। तो अब आप अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकालेंगे, तो मैंने एक सुंदर सा फॉर्मूला बताया, क्या कि लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई पॉलिसी अमाउंट। हाँ जी, लॉस ऑफ स्टॉक कितना है 54,000 का। पूरा क्लेम कब मिलता, जब पॉलिसी कितने की लेते, लेकिन ले कितने की रखी है, तो प्रोपोर्शनेट कर लो, 54,000 नहीं आएगा, इससे कम आएगा, 47,250। तो ये आपका जो है वो क्या आ गया, एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया। इसको नोट कर लेंगे। हाँ जी, इस बात को नोट कर लेंगे कि अमाउंट ऑफ क्लेम एक्चुअली कितना मिलेगा। सभी स्टूडेंट यहां तक की बात नोट करके मुझे रिप्लाई करके बताएं कि आपको मेरी बात अंडरस्टैंड हो गई है। देखो बचपन में आप छोटी सी चीज करा करते थे, कैसे करते थे, देखो आप बोलते थे कि साहब 72,000 की पॉलिसी लेते तो नुकसान कितने, सॉरी क्लेम कितने का मिलता, 54,000 का। लेकिन पॉलिसी हमने कम की ले रखी है, 63 की ले रखी है, तो क्लेम भी इतने का नहीं मिलेगा, इससे कम का मिलेगा। तो प्रोपोर्शनेट कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते थे अपन, ठीक है ना। वो अपन जब निकालते थे ना,
बचपन के अंदर कई क्वेश्चन रुपए पैसे के निकलते थे कि इतने रुपए में इतनी चीज आती है तो इतने रुपए में कितनी चीज आएगी, तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन से फॉर्मूला बना है, बाकी कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट ऑफ क्लेम हो गया, और ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ रहा है 47,250 रुपए। अब इसमें कुछ बातें मुझे नोट के रूप में लिखवानी है। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की जो मैंने बात करी थी वो मैं कल लिखाऊंगा, अभी क्लास का टाइम और ऊपर हो चुका है। तो एक बार आज की क्लास में मैं इतना रखूंगा, ठीक है। कल की क्लास में आके नोट लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को सारी समझ में आ गई होगी। सारी बातें मैंने आपको बताया कि प्रॉपर तरीके से नोट करते चलना, सारे क्वेश्चन अपन सिस्टमेटिक करते चलेंगे। ठीक है, चलिए साहब, आज की क्लास में इतना रखते हैं, धन्यवाद।